नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज के ये हमारा 7वां क्लास होने वाला है इससे पहले मैं जो बाकी का क्लास है उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। और इस सेशन में हम जो आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जो सिलेबस रखा गया है दोस्तों जीके जीएस का, जिसमें से जो पॉलिटी का सिलेबस है उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हल कर रहे हैं, जिसका ये 7वां क्लास है दोस्तों। अगर मेरे पिछले वाले क्लास को नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना होगा दोस्तों। तो मेरे हर आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जो 15 से 20 मिनट तक का रहता है दोस्तों, जिसमें डेली हम 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपका जो तैयारी रहेगा अच्छी तरह से हो जाएगा जीके और जीएस का। और सुबह दोस्तों डेली 9 बजे करंट अफेयर का क्लास चलता है, जिसको भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और जो आरआरबी एनटीपीसी हैं उसमें करंट अफेयर का भी सिलेबस रखा गया है दोस्तों। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के हम अपने आज की पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक साफ सफल बनाना, और या फिर विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, या कार्यपालिका की भर्ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है, मतलब सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है, या फिर दंड देने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधारक उपलब्ध कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? देखिए दोस्तों, भारत के जो प्रत्येक नागरिक हैं उसका क्या कर्तव्य होगा, जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपलब्ध कराना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, या फिर अनुच्छेद 56। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 का ए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है, जिसमें राज्य के आज्ञा पालन सम्मिलित है, कानून का आज्ञा पालन सम्मिलित है, और समाज का आज्ञा पालन सम्मिलित है, और जो करों की अदायगी है दोस्तों वो सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारे मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, या धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या फिर बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है
हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों इसी ऑप्शन से कवर हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों की संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना। ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, जिसमें नागरिक के मूल कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं किया गया है? इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन दोस्तों सम्मिलित नहीं किए गए हैं? किसमें? नागरिक के मतलब संविधान में जो नागरिक के मूल कर्तव्य हैं उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, या भारत की सार्वभौमिकता तथा एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों जिसे सम्मिलित नहीं किए गए हैं मूल कर्तव्य में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ये हमारे मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, मतलब मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सम्मान, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान भी होगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी होगा, और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण भी होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये किस लिखाया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 का ख, या फिर अनुच्छेद 51 का क, या फिर अनुच्छेद 51 का क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, ये डबल टाइप हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ये दोनों होगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 का क। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए इसको हम अनुच्छेद 52 का क कर देते हैं। ठीक, अब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ या राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है जो हमारे भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये हमारे भारतीय नागरिकों की कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, या संसद? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद। जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए दोस्तों भारतीय संसद की कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला देखते हैं, संसद के किसी सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को।
ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्यसभा है दोस्तों ये हमारा स्थायी सदन है, इसकी कोई कार्यकाल नहीं होता है, और जो लोकसभा इसकी कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो भारतीय संसद में है वो लोकसभा भी हैं, राज्यसभा भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, ये तीनों हमारे भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट कवर करा रहा हूँ। देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। तो कौन कौन से सदन है दोस्तों? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अगर अंग पूछेगा तो इसमें 3 अंग है। कौन कौन से अंग है? एक लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये हमारे 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग और सदन 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्त को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 117। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य भाग नहीं है? मतलब संसद का अनन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो कौन है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति हमारे सदस्य का भाग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति हैं, लोकसभा हैं और राज्यसभा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की सदन के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा और दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। जस्ट अभी मैं बताया हूँ संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, और भाग कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा के 3 अंग होते हैं, जिसमें से 2 अंग इसमें दिए गए हैं। तीसरा अंग कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। अगला देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग, 3, 4, 5? तो बताइए दोस्तों। जो भारतीय संसद है इसके 3 अंग हैं, जस्ट अभी इसमें मैं बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, ये 21 है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 मतलब 79। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है दोस्तों, बताइएगा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। अगला है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, या फिर लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है? तो हमारा ए और बी और डी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये गलत है, इसलिए ये असत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जिसकी कार्यकाल 5 साल होती हैं, और राज्यसभा की कार्यकाल स्थायी होती है दोस्तों। ठीक, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा
राज्य का प्रतिनिधित्व करता है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा भी संसद का उच्च सदन भी है और राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। तो हमारा तो आंसर देखते ही गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिया गया लोकसभा एवं विधानसभा, ये गलत आंसर है और राज्यसभा एवं विधानसभा ये भी गलत है दोस्तों। तो हमें इन दोनों में से बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा। जो लोकसभा है दोस्तों वो निम्न सदन है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं, सदन को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? मतलब सदन को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताइए दोस्तों, सदन को कौन भंग किया जा सकता है? मतलब किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा सदन को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्याय समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या फिर भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्याय समीक्षा से, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या सभी? इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कितने सत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको भी हम जान लेते हैं। संसद के टोटल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। संसद के टोटल 3 सत्र होते हैं और कितने सत्र मतलब कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है हमारे चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के जब नज़दीक आएगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा दोस्तों। वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, संसद की 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद की 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 महीना का अंतराल दिया जाता है। जो संसद में जो अधिकतम अंतराल होता है, मतलब बैठक के अंतराल होता है दोस्तों, वो 6 महीना के अंतराल में होना चाहिए। अगला देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयोजित होता है या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों में मतभेद हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केवल 4 जो है सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जो बाकी का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं थ्योरी का क्लास लेकर आ रहा था लेकिन आप उसे देख ही नहीं रहे थे दोस्तों, तो उसको मैं रोक दिया हूं। अगर आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो जिसे मैं कंटिन्यू कर सकता हूं दोस्तों, क्योंकि उसमें कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं एमसीक्यू को हल करा रहा हूं दोस्तों। अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तो ज़रूर हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, और जितने भी क्लास आएगा दोस्तों जो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।